मंगल सुप्रभात। जनार्दन चौधरी अध्यक्ष हिंदी विभाग के एसआर कॉलेज रायंजन के तरफ से मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी वर्ग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथ ही इस व्याख्यान के आयोजक ए कुमार सर को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, इसलिए कि अध्ययन अध्यापन शिक्षा के प्रचार प्रसार में सहयोग करने वाला व्यक्ति निश्चय ही पूज्य पात्र होता है। जहां तक संभव हो सका उन्होंने इस दुकाल में छात्रों के हित के लिए कदम उठाने का प्रयास किया है। अपने भरसक बढ़िया से बढ़िया बंदोबस्त करने का प्रयास किया है। इस प्रयास के लिए सराहना के साथ साथ उन्हें मन से धन्यवाद देते हैं। तो आज 12वीं की कक्षा बिहार बोर्ड के अंतर्गत हिंदी वर्ग में चलने वाली पुस्तक दिगंत भाग 2 के कवित्व पाठ के दूसरे व्याख्यान पर बात करेंगे। उन्हीं का विश्लेषण किया जाएगा। तो अब शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर बात करेंगे। आप लोग जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुवैकल्पिक रहेगा। ओआरएम शीट पर आपको भरना रहेगा, उसमें विकल्प दिया रहता है और उसी विकल्प को चिन्हित करना है ओआरएम शीट पर। तो हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको समझ लेना है कि कवित्व क्या है। आपको 4 विकल्प दिया गया है: छंद, अलंकार, रस, बिंब। कवित्व एक प्रकार का छंद है। 6 पंक्तियों का छंद होता है, मात्रिक छंद होता है। तो आपने जान लिया कि कवित्व एक प्रकार का छंद है। अभी तक आप लोगों को कविता भाग में जितने पाठों को बताया गया है, मतलब यह कि प्राचीन कवि जितने हुए, चाहे वो जायसी हुए, सूर हुए, तुलसी हुए, नाभादास हुए या फिर भूषण हुए, सबों की कविताओं के छंद के आधार पर ही कविता का नामकरण किया गया है। जैसे जायसी के पाठ का नाम करवक है, करवक भी छंद है। सूर और तुलसी के पाठ का नाम पद है, वह भी छंद है। नाभादास के पाठ का नाम छप्पे है, वह भी छंद है। और फिर भूषण जी को देख रहे हैं, इनके पाठ का भी नाम कवित्व है, वह भी छंद है। इस तरह आपने देख लिया कि सभी अभी तक यानी पुराने कवि जितने हुए, सबों के पाठ का नाम उनके छंद के आधार पर ही रखा गया। इतना करने का मतलब यह कि कवित्व एक प्रकार का छंद होता है, 6 पंक्तियों का छंद होता है। यह मात्रिक छंद है। अलंकार, रस, बिंब इस सब के विषय में आप जानते होंगे और उस पर बाद में बात करेंगे। कवित्व पाठ के कवि का नाम क्या है? कवित्व पाठ के कवि का नाम आपको 4 कवियों को ऑप्शन में दिया गया है: भूषण, चिंतामणि, मतिराम, सूर। इन सबों ने कवित्व तो लिखा है, लेकिन आप लोगों को कवित्व पाठ भूषण के नाम से पढ़ना है। इन लोगों ने कवित्व लिखा अलग, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को जो पढ़ना है, उस पढ़ाई में, उस किताब में देखिए कि कवित्व के कवि का नाम क्या है, तो उसमें भूषण होंगे। अर्थात ए, कवित्व में किस रस की व्यंजना हुई है। मोटे तौर पर कवित्व आप लोगों को 2 कवित्वों को पढ़ना है, दोनों में मुख्य रूप से प्रधानतः किस रस की व्यंजना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे श्रृंगार, वीर, हास्य और करुण है। वीर रस माना जाएगा। समग्र रूप में मुख्य रूप से कौन रस? तो वीर रस। रस के विषय में
थोड़ा सा आप जान लेंगे कि पढ़ने के क्रम में, सुनने के क्रम में, देखने के क्रम में, यानी साहित्य के अवगाहन के क्रम में आपको जो अनुभूति पैदा होती है, उसी अनुभूति का नाम रस है। रस को रसो वैसह कहा जाता है, ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है। रस की संख्या 11 सामान्य तौर पर लोग मानते हैं, वैसे पहले के विद्वान न ही मानते थे, लेकिन अब 11 का चलन हो गया। सामान्य तौर पर रसों को 11 ही छात्र को मानकर पढ़ना चाहिए। तो इसमें ये सारे रस दिए गए हैं, जिसमें वीर रस सही होगा, अर्थात जिसको पढ़ने के मन में वीरत्व का भाव उत्पन्न हो, वीर भाव जगे, वह वीर रस होगा। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ जो पहले पद में शिवाजी की वीरता का वर्णन किया गया है, दूसरे पद में छत्रसाल की बर्छी अर्थात छत्रसाल के शौर्य पराक्रम, तो वैसी स्थिति में मुख्य रूप से वीर रस इसमें माना जाएगा। भूषण किस भाषा में रचना की, भूषण ने किस भाषा में रचना की है? आपको 4 भाषाओं का नाम दिया गया है, ब्रजभाषा, मैथिली, अवधी, गुजराती। तो ब्रजभाषा इसका सही उत्तर होगा, अर्थात ए। भूषण का संपूर्ण काव्य ब्रजभाषा में ही है। भूषण ने वारवाग्नि की तुलना किससे की है? आपने पहले पद में पढ़ा है कि बारब सुअंब पर, जिस तरह अंब पर यानी जल पर वारवाग्नि फैल जाती है, उसको अपने अधिकार में कर लेते, तो जल यहाँ हो गया हारा हुआ, वारवाग्नि जीता। तो जीतने वाले का नाम हुआ शिवाजी, हारने वाले हुए मुगल। तो यहाँ पर जल मुगल हो और वारवाग्नि शिवाजी। तो आप देख रहे हैं कि शिवाजी, छत्रसाल, अंग्रेज, मुगल, 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें सही है शिवाजी अर्थात ए। आपने पहले में ही देखा होगा बारब सुअंब पर, तो बारब सुअंब कहने का मतलब हुआ कि वारवाग्नि जल पर, तो वारवाग्नि यहाँ पर शिवाजी हुए और जल हुए मुगल। तो जल तो पूछा नहीं गया है, वारवाग्नि पूछा गया है, इसीलिए शिवाजी ए। भूषण का जन्म कब हुआ? 1613 ईस्वी में भूषण का जन्म हुआ, अर्थात ए इसका सही होगा। और जन्म हुआ कहां, यह आप देख रहे हैं, तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। तिकवापुर लखनऊ उत्तर प्रदेश, तिकवापुर रांची झारखंड, तिकवापुर पटना बिहार। आप देखेंगे कि एक आपको सही रहेगा, बाकी गलत सलत कुछ से कुछ इधर उधर भटकाने के लिए आपको दे देगा। तिकवापुर चारों में है, लेकिन जगह का नाम चारों में 4 जगह है, इसीलिए आपको सटीक को खोजना है। तो ये होगा तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, अर्थात ए इसका सही उत्तर होगा। भूषण के पिता का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी, सुरेश मिश्र, कमलापति त्रिपाठी। ये तीनों बड़े चर्चित नाम वाले हैं। रत्नाकर त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी और कमलापति त्रिपाठी बड़े चर्चित हैं। इसमें सही है रत्नाकर त्रिपाठी, अर्थात ए इसका उत्तर होगा। कवि भूषण की उपाधि भूषण को किसने दी थी? यहां पर भूषण उपाधि है और यहां पर भूषण नाम है। तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी, ये समझना है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। शिवाजी, छत्रसाल, रुद्रशाह, भामाशाह। आप यहां पर रुद्रशाह को मानेंगे। रुद्रशाह ने चित्रकूट के सोलंकी राजा थे, चित्रकूट के सोलंकी राजा थे रुद्रशाह।
तो उन्होंने ही भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी, अर्थात सी इसका सही उत्तर होगा। भूषण के आश्रय देव कौन थे? शिवाजी और छत्रसाल, मुगल और अंग्रेज, टीपू सुल्तान, राणा प्रताप। तो इसका उत्तर होगा शिवाजी और छत्रसाल, ये दोनों ही भूषण के सबसे बड़े आश्रय देव थे। तो इसका उत्तर ए होगा। शिवराज भूषण किसकी रचना है? भूषण, देव, पद्माकर, सूर, ये चारों रीतिकाल के ही कवि हैं। इसमें सही उत्तर होगा भूषण, अर्थात ए। शिवा बावनी के रचनाकार कौन हुए? इसके भी रचनाकार भूषण ही हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चारों कवि ही हैं। भूषण हैं चिंतामणि, मतीराम, चंद्रवरदाई, ये तीनों तो एक भाई ही हुए। भूषण, चिंतामणि और मतीराम तीनों भाई ही हैं। चंद्रवरदाई बहुत पुराने कवि हुए आदिकाल के, तो ये भी बहुत बड़े कवि हैं। इसमें एक कवि को चुनना है और इसका सही उत्तर होगा भूषण, अर्थात ए। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? भूषण, सूर, कबीर, तुलसीदास, ये भी सभी महत्वपूर्ण हैं। इसमें भी भूषण ही सही होगा, अर्थात ए इसका सही हुआ। भूषण किस काल के कवि हुए? भूषण रीतिकाल के कवि हुए। रीतिकाल के विषय में आपने सुना होगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे आरंभिक काल आदिकाल हुआ, इसके बाद का काल भक्ति काल, इसके बाद का काल रीतिकाल और तब आधुनिक काल। मतलब संवत 1700 से 1900 तक का जो काल है वह रीतिकाल कहलाया है। संवत 1700 से 1900 तक का जो काल हुआ वह रीतिकाल कहलाया। इसी काल के कवि भूषण हुए। कौन सी रचना भूषण की नहीं है? आप देख रहे हैं 4 दिया गया है, जिसमें 3 तो भूषण की रचना है। एक रचना ऐसी है जो दूसरे की है। वह रचना है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका के कवि का नाम तुलसीदास है, तो इसलिए विनय पत्रिका सही होगा, अर्थात ए सही होगा। भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हुए? रीतिकाल में 3 धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। इसको थोड़ा सा जान लीजिए। रीतिबद्ध कवियों ने कविता के साथ साथ अलंकार ग्रंथ का भी निर्माण किया, अर्थात लक्षण ग्रंथ और लक्ष्य ग्रंथ दोनों लिखा। अर्थात पहले लिखा अलंकार शास्त्र यानी काव्य शास्त्र लिखा, और दूसरा लिखा उसका उदाहरण अर्थात कविता। तो लक्षण ग्रंथ और लक्ष्य ग्रंथ जिन सारे कवियों ने लिखा वह रीतिबद्ध कहलाए। जिन्होंने केवल कविता की किताबें लिखी अलंकार के आधार पर, काव्य शास्त्र के आधार पर, वे रीति सिद्ध हुए। और जिन्होंने इन दोनों में से दोनों को नजरअंदाज कर अलग ढंग से लिखने का काम किया, वे रीति मुक्त हुए। तो भूषण रीतिबद्ध परंपरा के कवि माने जाएंगे। क्योंकि इन्होंने अलंकार शास्त्र भी लिखा है, उसमें एक आचार्य कवि के रूप में ये दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इनको प्रसिद्धि मिली अलग ढंग से वीर रस के कवि के रूप में। तो ये बात अलग है। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हुए? तो इसका उत्तर होगा भूषण रीतिबद्ध। रीतिकाल की जो सबसे पहली धारा है, सबसे पहली धारा नहीं कही, एक धारा रीतिबद्ध, उसी रीतिबद्ध धारा के कवि हुए। परशुराम किस पर भारी पड़े हैं? सहस्राबाहु, रावण, इंद्र, कंस। तो आप जानते हैं कि सहस्राबाहु का वध किया था परशुराम ने, तो परशुराम भारी पड़े सहस्राबाहु पर, अर्थात ए। पवन किस पर भारी पड़ता है? मेघ, आग, तूफान, धूप,
किताब के आधार पर, पाठ के आधार पर आपको उत्तर देना है, अलग कुछ सोचना नहीं है, या सामान्य ज्ञान की बात नहीं है, किताब के हिसाब से आपको। तो किताब में मेघ के संदर्भ में पवन की बात की गई है। पवन मेघ पर भारी पड़ता है, हवा मेघ पर, पौन बारी बाह पर, पौन यानी पवन, पवन मेघ पर भारी पड़ता है, अर्थात मेघ होगा, ए होगा। शंभु किस पर भारी पड़े? यहां पर आप देख रहे हैं ऑप्शन में पार्वती, कामदेव, राम और कृष्ण। यहां पर कामदेव पर शंभु भारी पड़े, क्योंकि कामदेव ने इनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया और इसी गुस्से में इनकी तीसरी आंख खुल गई थी, जिससे कामदेव जलकर भस्म हो गया। इस तरह कामदेव पर शंभु भारी पड़े, इसलिए उत्तर सही कामदेव होगा, बी होगा। द्रुमदंड पर कौन भारी पड़ता है? आग, पानी, बिजली, तूफान। तो द्रुमदंड पर आग भारी पड़ती है, अर्थात ए इसका सही उत्तर होगा। यम पर कौन भारी पड़ता है? यम पर इंद्र, शिव, राम, कृष्ण, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें इंद्र सही होगा, अर्थात ए सही होगा। दूसरे कवित्व में किसकी तलवार का वर्णन किया गया है? तो आप देखेंगे दूसरे कवित्व में छत्रसाल की तलवार का वर्णन किया गया है, अर्थात बी सही होगा। तलवार म्यान से निकलने पर कैसे चमकती है? प्रलय काल के सूर्य की तरह चमकती है, इसीलिए ए सही होगा। दूसरे कवित्व में अंधकार की तुलना किससे की गई है? शेर, चीता, हाथी, घोड़ा। तो हाथियों के झुंड से अंधकार, गहन अंधकार की तुलना की गई है, तो हाथी होगा। तलवार दुश्मनों के गले में कैसे निपटती है? नागिन की तरह, रस्सी की तरह, फांसी का फंदा की तरह, माला की तरह। इसका सही उत्तर नागिन की तरह होगा, अर्थात ए। मुंडमाल अर्पित कर किसे रिझाने की बात कही गई है? रुद्र, हनुमान, पार्वती और गणेश। रुद्र रिझावे दे दे मुंडमाल को, अर्थात रुद्र इसका सही होगा, ए सही होगा। दुश्मनों की गर्दन काटकर किसे कलौ देने की बात कही गई है? काली, गणेश, शंकर, इंद्र। दुश्मनों की गर्दन काटकर काली को कलौ देने की बात कही गई है, अर्थात ए सही होगा। कालिका कलौ देत काल को। आगे प्रथम कवित्व का काव्य गुण क्या है? काव्य गुण जान लीजिए। कविता में 3 गुण माने गए हैं, प्रसाद, माधुर्य और ओज। ये 3 गुण होते हैं। इस कवित्व में ओज गुण की प्रधानता है। तो प्रथम कवित्व में ओज गुण की प्रधानता है, इसीलिए इसका उत्तर होगा बी। द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है, यानी कौन सा रस है? तो ध्यान रहे मुख्य रूप से तो दोनों कवित्वों में वीर रस की प्रधानता की बात की गई है, लेकिन अलग अलग जब पूछा जाएगा तो पहले कवित्व में वीर रस तो है, लेकिन द्वितीय कवित्व में चूंकि मारकाट की बात अधिक की गई है, कलौ देने की बात की गई है, काटने की बात की गई है, नागिन के गले में लिपटने की बात की गई है, इसीलिए रौद्र रस होगा इसमें। अर्थात इसका सी उत्तर होगा। प्रथम कवित्व में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति। तुलना की गई है इंद्र जिमी जम पर। तो आप देख रहे हैं कि जिमी का प्रयोग हुआ है। सा, से, सी, समान, सदृश, जिमी इत्यादि का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ उपमा अलंकार है। 2 की तुलना की जाती है गुण के आधार पर,
अर्थात प्रथम कवित्व में उपमा अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है। लागत लपक के कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन अलंकार है। यहाँ पर आप सी देख रहे हैं, अभी तुरंत बताया गया है। सा से सी समान सदृश यथा जिमी इत्यादि का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, अर्थात यहाँ भी उपमा अलंकार होगा, ए होगा। आपकी सुविधा के लिए एक आंसर शीट तैयार करके दिया गया है। अब हम आगे बात करते हैं। शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। पहले पद में शिवाजी के शौर्य पराक्रम वीरता का वर्णन किया गया है और वीरता के वर्णन करने के क्रम में कवि ने कई उपमानों का प्रयोग कर दिया है, बहुतों से तुलना कर दी है। तो उन सबों को आप देखिए। शिवाजी की तुलना इंद्र से की गई है, बारवाग्नि से की गई है, राम से की गई है, पवन से, शंभु से, परशुराम से, अग्नि से, चिता से, सिंह से, सूर्य की किरण और कृष्ण से की गई है। ये सब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे इंद्र ने यम को पराजित किया, बारवाग्नि से जल पराजित होता है, राम से रावण पराजित हुआ, पवन से मेघ पराजित होता है, शंभु से कामदेव, परशुराम से सहस्राबाहु, अग्नि से पेड़ की शाखाएं, चीता से मृगझुंड, सिंह से हाथियों का झुंड, सूर्य किरण से अंधकार समूह, कृष्ण से कंस पराजित हुआ। इस तरह शिवाजी की तुलना इंद्र, बारवाग्नि, राम, पवन, शंभु, परशुराम, अग्नि, चिता, सिंह, सूर्य की किरण और कृष्ण से की गई है। शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है। मृगराज का मतलब हुआ सिंह। आप जानते हैं कि सिंह जंगल का राजा होता है, उसके दहाड़ से पूरा जंगल का वातावरण सहम जाता है। वह हाथियों का झुंड चाहे जितना बड़ा भी क्यों न हो, अपने पंजे से उसके मस्तक को फाड़ कर उसका खून पी जाता है। हाथी शरीर से भले ही बलशाली हो, लेकिन शक्ति से सिंह से बड़ा नहीं हो पाता है। तो चूंकि जंगल का राजा सिंह होता है और जंगल में सर्वशक्तिशाली माना गया है, उसी तरह शिवाजी भी मुगलों पर भारी पड़ते थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार मृगराज अर्थात सिंह जंगल का राजा होता है, उसके दहाड़ से पूरा जंगल सहम जाता है, वह हाथी के मस्तक को फाड़ कर खून पी जाता है। उसी प्रकार शिवाजी भी मुगलों का मस्तक फाड़ने में सक्षम थे। इसीलिए शिवाजी की तुलना मृगराज से की गई है। छत्रसाल की तलवार कैसी है। अब आप दूसरे कवित्व को देखेंगे, उसमें छत्रसाल की तलवार का वर्णन किया गया है। अब आप इसको देखिए। छत्रसाल की तलवार म्यान से निकलते ही प्रलयकालीन सूर्य की तरह चमचम करती हुई दिखाई पड़ती है, आंखें चंदिया देती है, किसी की साहस नहीं है उस पर नजर रखने की, इतनी चमक है प्रलयकालीन सूर्य की तरह। प्रलयकाल तो आपने देखा नहीं होगा, लेकिन जेठ की दोपहरी का सूरज आपने देखा होगा, जिस तरह वह चमचम करता हुआ दिखाई पड़ता है, वैसा ही यह तलवार दिखाई पड़ती है। वह हाथियों के समूह जैसे गहन अंधकार को पल में फाड़ देती है। यहां पर गहन अंधकार को हाथियों का समूह बताया गया है। जैसे अंधकार को प्रकाश की किरण समाप्त कर देती है, उसी तरह गहन अंधकार को पल में ही नष्ट कर देने वाली दुश्मन जो अंधकार की तरह हैं, हाथियों के झुंड की तरह हैं, उसको पल में ही यह फाड़ देती है, उसके जाल को फाड़ देती है। वह तो विषभरी नागिन की तरह है, जो दुश्मनों के गले में ही सीधे लिपट जाती है, गले में ही काटती है, जिससे कि वह पानी भी नहीं मांग पाता है, वह तुरंत स्वर्गलोक पहुंच जाता है।
ऐसी है उसकी तलवार। वह विषभरी नागिन की तरह दुश्मनों के गले में लिपट कर उसका काम तमाम कर देती है पल में। बड़े बड़े वीर दुश्मनों की गर्दन को काट कर काली को कलौ देती है। इस प्रकार उसकी तलवार बड़ी तीक्ष्ण है। उस तलवार से कोई भी दुश्मन, बड़ा से बड़ा विकट विकराल दुश्मन भी बच नहीं सकता है। ऐसी उनकी है तलवार। अब हम आगे बात करते हैं। पठित पाठ के आधार पर भूषण की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करें। आप भूषण के विषय में जान लें कि भूषण रीति काल के रीतिबद्ध कवि हुए। रीति काल के विषय में आपने पढ़ा है कि रीति काल पूर्णतः श्रृंगारमय काल है, रास रंग में डूबा हुआ काल है, सुरा सुंदरियों के वर्णन का काल है। लेकिन भूषण इससे अलग वीर बल पराक्रम का वर्णन करने वाले जातीय कवि माने जाएंगे, राष्ट्रीय कवि माने जाएंगे, आत्म गौरव के, आत्म स्वाभिमान के कवि माने जाएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में भूषण का आविर्भाव एक महत्वपूर्ण घटना है। रास रंग श्रृंगार में डूबे रीति काल के कवियों के बीच भूषण ने एक ओर शौर्य वीर पराक्रम आत्मगौरव का गान किया तो दूसरी ओर बुंदेला वीर राजा छत्रसाल की वीरता का बखान कर दिया है। ये केवल राजाओं का शौर्य गान नहीं करते हैं, बल्कि हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदुस्तानी संस्कृति के बड़े हिमायती रहे हैं। ये जातीय गौरव के कवि माने गए हैं। इन्होंने शिवाजी या छत्रसाल की बड़ाई इसलिए की कि वे लोग हिंदुस्तानी संस्कार संस्कृति के प्रहरी के रूप में दिखाई पड़ते हैं। वे विदेशियों से लोहा लेने के लिए तैयार रहते हैं। उतने बड़े बड़े मुगल शासकों से लोहा लेने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए उनका गौरव गान ये करते हैं। छत्रसाल की वीरता का बखान कर अपनी जातीय गौरव का परिचय दिया है। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध आचार्य कवि के रूप में दिखाई पड़ते हैं। आप ध्यान देंगे कि इन्होंने वीरता का वर्णन तो किया है, इसके साथ साथ रीतिबद्ध कवियों के आदर्श का भी पालन किया। इन्होंने अलंकार शास्त्र भी लिखा, अलंकार ग्रंथ भी लिखा है और उसमें अलंकार निरूपण किया है। एक आचार्य कवि के रूप में ये दिखाई पड़ते हैं। इस तरह आपने देख लिया कि ये रीतिबद्ध आचार्य कवि के रूप में दिखाई पड़ते हैं, परंतु इनको लोकप्रियता मिली श्रृंगारिकता के कारण नहीं, वीरता के कारण। वीरता के कारण, ओज पौरुष के कारण इन्हें पहचान मिली है। शौर्य वर्णन ही इनकी विशेष पहचान बनी है। इसी चरित्र के कारण भूषण आज हमारे बीच लोकप्रिय बने हुए हैं। वे लोकप्रिय एवं लोकप्रेरक कवि रूप में दिखाई पड़ते हैं। उनका संपूर्ण काव्य शास्त्रीय मानदंडों पर खरा, बिल्कुल खरा दिखाई पड़ता है। कहीं भी उन्होंने काव्य शास्त्रीय मानदंडों को नज़रअंदाज नहीं किया है, हमेशा काव्य शास्त्रीय मानदंडों का पालन किया है। इस तरह ये एक बड़े आचार्य कवि, एक बड़े विद्वान कवि के रूप में दिखाई पड़ते हैं। साथ ही हिंदुस्तानी संस्कार संस्कृति, जातीय गौरव, राष्ट्रीय गौरव के कवि के रूप में भी दिखाई पड़ते हैं। इस तरह भारत के बड़े राष्ट्रीय कवि के रूप में भूषण का नाम लिया जा सकता है। और इनकी भाषा ब्रज भाषा है और उस भाषा में ओज पौरुष बल पराक्रम चमकता दमकता दिखाई पड़ता है। अब अंत में आप देखेंगे भूषण अन्य रीतिकालीन कवियों से भिन्न कैसे थे, तो इसका उत्तर आप देखेंगे कि रीति काल के अन्य कवि जहाँ प्रेम सौंदर्य श्रृंगार के वर्णन करने में रमे हुए थे, लिप्त थे, डूबे हुए थे पूर्णतः। आपको पहले भी बताया गया है कि रीतिकाल एक ऐसा 200 वर्षों का काल है हिंदी साहित्य के इतिहास में, जो ऊपर से देवालय है और भीतर से वैश्यालय है। देवालय और वैश्यालय कहने का मतलब है कि ऊपर से
उसमें राधा कृष्ण की बात भले ही की जाए, लेकिन भीतर से घोर श्रृंगार भोग विलास की बात की गई है। तो अन्य कवियों ने जहां राजाओं को खुश करने के लिए घोर श्रृंगारिक रचनाएं की है, वहीं भूषण अलग हटकर वीर, पौरुष, बल, पराक्रम, राष्ट्रीयता की बात की है। इस तरह भूषण अन्य कवियों से भिन्न दिखाई पड़ते हैं। वे जातीय चेतना से अधिक अनुप्राणित दिखाई पड़ते हैं। जातीय चेतना का मतलब हुआ राष्ट्रीय चेतना। उनके मन में राष्ट्र गौरव की भावना है। भले ही वह राष्ट्र गौरव हिंदू धर्म पर आधारित है, लेकिन राष्ट्रीय गौरव के ही कवि माने जाएंगे, राष्ट्रीय कवि ही माने जाएंगे। इस तरह यह पाठ आपका पूरा हुआ। धन्यवाद।